तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बारे में। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3 के मुताबिक क्या उसमें डिटेल इंक्लूड होती है, कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट में जो दी गई है फॉर्मेट बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट के लिए, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल आपको होगी और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव भी रहेगी। जब हम फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बेस पे। आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में देखेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें हम फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कर पाए। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द कंपनीज आर कंपेल्ड बाय लॉज टू पब्लिश देयर एनुअल अकाउंट्स, यानी कि कंपनी को जो है लॉज के आधार पे, और लॉज जो है कंपनीज एक्ट जो है, ओके, कंपनी लॉज जो है, वैसे डिफरेंट लॉज के आधार पे उसको अपने जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिश करने पड़ते हैं। वो उसको कंपेल करते हैं लॉज को और फिर अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करते हैं। कंपेल्ड बाय द लॉज टू पब्लिश देयर एनुअल अकाउंट्स बिफोर द शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए उसको जो है एनुअल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं ताकि वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो शो कर पाए। बिफोर द शेयर होल्डर्स टू शो हाउ दे आर मैनेज द पीपल्स मनी, यानी कि जो इन्वेस्टर्स की मनी, जो शेयर होल्डर्स की मनी इन्वेस्ट की हुई है वो कैसे यूज़ हो रही है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये ऑब्जेक्टिव से लॉज जो है वो कंपनी को कहते, और लॉज जो है उसके मुताबिक कंपनी को अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, इट इज़ made compulsory for all companies to publish their annual accounts, whether it is public, private or government company. All the companies are required to give their concern to prepare the accounts of the companies, which is called the annual accounts, and हम उसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। तो वो जो है कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरली उसमें बैलेंस शीट इंक्लूड होती है और इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसमें इंक्लूड हुआ है। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में हम अगर देखें तो मेजॉरिटी तौर पे, और अगर हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स में मेजर कितने जो है वो अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, तो उसमें बैलेंस शीट रहेगी, इनकम स्टेटमेंट जिसको पीएनएल अकाउंट कहते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है रहेगा। साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट जिसको कहते हैं, तो वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसकी जो नोट्स रहेगी, कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसकी भी जो नोट्स रहेगी, वो नोट्स भी जो अकाउंट्स होते हैं एनुअल अकाउंट्स उसमें ही इंक्लूड होती है। In India also, the form of balance sheet and profit and loss statement are given in the Schedule 3 in the Companies Act 2013, ताकि ये जो हम अभी प्रैक्टिकल सम जो है क्वेश्चन हम कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो है वो बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे किसके बेस पे? शेड्यूल 3 जो कंपनीज अकाउंट में है उसके फॉर्मेट जो उसमें दिया गया है उसके बेस पे हम एनुअल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन दिस फॉर्म। पहले जो थी, स्टूडेंट को भी पता होगा, पहले हम बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते थे। एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लायबिलिटीज लिखते थे और राइट हैंड साइड जो है वो असेट्स लिखते थे। लेकिन अब फॉर्म चेंज हो गया है और सारी कंपनीज जो है, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहो तो कोई भी कंपनी की एनुअल जो अकाउंट्स होते हैं उसके पीडीएफ फाइल आप वेबसाइट से डाउनलोड करो तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट अभी जो आ रही है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, यानी कि पहले उसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटी लिखी जाती है, उसके बाद आता है असेट्स का पार्ट, सेकेंड पार्ट।
ओके, तो इस तरीके से जो है वो बैलेंस शीट भी अभी वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर हो रही है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कोई भी कंपनी अभी बैलेंस शीट नहीं बना रही है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सेक्शन 128 से लेकर 138 तक कंपनीज एक्ट में फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। एज पर सेक्शन 128, एवरी कंपनी शेल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड प्रिपेयर एट इट्स रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जहाँ भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पे कंपनी को सारे बुक्स और रिलेवेंट पेपर्स जो है वो रखने पड़ेंगे, ताकि कोई भी स्टेक होल्डर हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी अगर उस पेपर को या उस बुक्स को और अकाउंट्स को अगर वीकेंड से वेरीफाई करना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी की वहाँ जाके देख सके। फर्स्ट पॉइंट उसमें देखते हैं, अंडर सेक्शन 129 एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल ले बिफोर सच मीटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एवरी एनुअल जनरल एजीएम जो होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने एनुअल अकाउंट्स जो कंपनी के हैं वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 129। तो फाइनल financial statement as per section 2 subsection 40 of the Companies Act 2013 includes three things. First is a balance sheet as at the end of the financial year. ओके, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे वो इंक्लूड होगी, जिसमें मैंने कहा कि इक्विटीज एंड लायबिलिटी रहेगा, उसका वर्टिकल फॉर्मेट में हम प्रिपेयर करेंगे तो इक्विटीज और लायबिलिटी उसमें रहेगा और असेट्स भी रहेंगी, तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो भी हमको एनुअल अकाउंट्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कैश कितना इनफ्लो हुआ और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, उसके बारे में जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये थ्री मेजर थिंग्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो इंक्लूड हो गए इन एनुअल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, इनकम यानी कि पीएनएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रिवाइज्ड शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स ओनली द वर्टिकल फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी जो भी कंपनीज है वो वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाएगी, कोई भी कंपनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेगी। उसके साथ अगर आप देखो तो बैलेंस शीट जो अभी आप कोई भी वेबसाइट में से डाउनलोड कर लो उसकी पीडीएफ, तो आप देखोगे कि एक बैलेंस शीट में जो है वो अमाउंट की 2 कॉलम आपको दी गई होगी। एक कॉलम जो फर्स्ट दी गई होगी वो करंट ईयर की होगी, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर, तो करंट ईयर जब भी एंड होगा तब की होगी, और एक उसके बाजू में जो कॉलम अमाउंट की रहेगी वो होगी प्रीवियस ईयर की। इसका मकसद क्या है 2 अमाउंट की कॉलम देने का, ताकि आप जो है 2 ईयर के डेटा जो अमाउंट जो है वो कंपेयर कर पाओ कि प्रीवियस ईयर में कितनी असेट्स थी, इस ईयर में वो कितनी हो गई, प्रीवियस ईयर में कितनी लायबिलिटीज थी, इस प्रेजेंट ईयर में वो कितनी हो गई, तो ऐसे कंपेयर कर पाओ, इसलिए वो 2 अमाउंट की कॉलम भी देते हैं बैलेंस शीट में। साथ ही साथ अगर चाहे तो वो इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें भी ये दे सकते हैं 2 कॉलम, ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाओ कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और क्या वीकेंड से उसमें रिडक्शन आया है। नो कंपनी कैन यूज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें तो उसमें भी इमेज में मैंने इंक्लूड किया है कि बैलेंस शीट जो है उसमें हम 2 पार्ट, पहले जो ओल्ड फॉर्मेट थी उसमें 2 पार्ट रखते थे, लायबिलिटी साइड और असेट साइड, लेकिन अब उस 2 पार्ट को रिमूव करके हम एक ही पार्ट में लिखते हैं। फर्स्ट हम इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, उसके बाद में असेट्स लिखते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखें, सो एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर which shall give a true and fair view of the state of affairs of the company and shall be in the form or forms as may be provided in schedule 3। that means हर कंपनी को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे शेड्यूल 3 के मुताबिक, उसमें जो फॉर्म्स दिए हैं यानी कि उसमें जो फॉर्मेट दिया है उसके मुताबिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे। थर्ड इज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। Profit and loss statement shall have to disclose the true and fair profit or loss
ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल ईयर, उसका जो सही प्रॉफिट और लॉस है, फेयर और ट्रू प्रॉफिट और लॉस, वो शो करना चाहिए P&L अकाउंट में। और फोर्थ देख लेते हैं, वेयर अ कंपनी हैज़ वन और मोर सब्सिडियरी, कंपनी की अगर कोई सब्सिडियरी भी है, so then the company shall also attach along with its balance sheet the balance sheet of its subsidiary or subsidiaries, दैट मीन्स अगर एक है तो एक सब्सिडियरी की बैलेंस शीट अपनी जो यानी कि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है उसके साथ वो अटैच करेगी। अगर एक से ज़्यादा सब्सिडियरी है तो सारी सब्सिडियरी की जो बैलेंस शीट है वो अटैच करेगी होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के साथ, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि जो होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडियरी भी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी अपनी सारी सब्सिडियरीज की बैलेंस शीट अपनी मेन बैलेंस शीट यानी कि अपनी होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के साथ क्या करेगी, अटैच करेगी। ये भी एक जो है प्रोविजन है उसका। फिफ्थ देखते हैं, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी साइंड बाय मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे तो फाइनली उसमें 2 डायरेक्टर्स जो है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स are required to sign that financial statement, or which one shall be managing director। ओके, सो उसमें एक अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर अगर साइन करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज 2 मिनिमम डायरेक्टर्स जो है वो उसको साइन करनी पड़ेगी ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी इंक्रीज करने के लिए ये प्रोविजन जो है वो दिया गया है कि 2 डायरेक्टर से उसको साइन करनी पड़ेगी और उसमें से भी एक अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो दैट इज ऑल्सो प्रिफरेबल। देन आफ्टर सिक्स्थ इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेल बी अटैच टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मोरओवर द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल बी अटैच टू द एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस तो हम इंक्लूड करेंगे ही, उसके साथ साथ ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है, ऑडिटर्स कहेंगे कि हमारे नॉलेज के मुताबिक जो भी हमने ऑडिट किया है कंपनी का, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर्स देंगे। अगर ऑडिटर्स को ऐसा लगे, अगर कुछ उसमें ऑडिटर्स को लगे कि अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए हैं प्रॉपरली, तो वो ऐसा रिपोर्ट देंगे कि ये जो है गलतियाँ है और वो चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अगर सही है तो ऑडिटर्स कहेंगे कि हमारे जो नॉलेज है उसके मुताबिक सब कुछ सही है। तो ऐसा एक रिपोर्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना ही पड़ेगा। और ये आप देख भी सकते हो, अगर आप कोई PDF डाउनलोड कर लो कोई फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट की, तो आप उसमें भी ये देख सकते हो ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन आफ्टर 7th पॉइंट देखते हैं, at every annual general meeting of a company the board of directors shall lay its report along with the balance sheet। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट्स के साथ अटैच किया जाएगा। वो AGM जो है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रिपोर्ट जो है वो रखेंगे यानी कि प्रेजेंट करेंगे। सो अगर आप ओवरऑल उसका जो कंटेंट है वो देखो तो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। उसके साथ साथ AGM में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रिपोर्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, एनुअल स्टेटमेंट जो रहेगा उसमें 3 कंपोनेंट आ गए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। उसके बाद देखते हैं 8th पॉइंट, As per the section 133 of the Companies Act, it is mandatory to comply with accounting standard notified by the central government from time to time। ओके, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, ओके, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी है जो उसमें हेल्प करेगी। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी सारे फॉलो करने चाहिए एज पर सेक्शन 133 while preparing the annual accounts or financial statements। Then 9th point is, in the case of the insurance company, banking company and a company engaged in the generation or supply of the electricity shall not have to prepare its statement of profit and loss and balance sheet and notes to the financial statement as per the schedule 3 of the Companies Act। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनीज इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये सब में काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई इस एरिया में काम कर रही है, उन सभी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, ना ही तो उसको P&L अकाउंट, ना ही बैलेंस शीट और ना ही जो हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो कोई भी चीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के मुताबिक उसको प्रिपेयर नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि इन सभी इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के लिए अलग एक्ट जो है वो पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सो वो अपने एक्ट के मुताबिक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, ना ही कि वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। यानी कि वो कंपनीज एक्ट को फॉलो ना करके अपने जो इंडिविजुअल सेपरेट एक्ट है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 के मुताबिक नहीं करेगी। ओके। As these companies are governed by the any other law, that is Banking Regulation Act 1949 और इंश्योरेंस कंपनी के लिए इरडा एक्ट जो है, ओके, तो ये उसके अपने सेपरेट एक्ट है, तो उसके मुताबिक वो प्रिपेयर करेगी। देन आफ्टर कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, वो कौन से, वो देख लेते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, उसमें फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, वो फॉलो करनी पड़ेगी। अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अगर कोई है तो वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा कि जो ICAI अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करते हैं उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग मैटर्स लाइक डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश फ्लो एंड सो on different accounting matters and notified by the central government, that is accounting standard 1 to accounting standard 32 and so on। तो उसके जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गए आपके फाइनल अकाउंट्स में वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर अलग से कोई स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट दी गई है ICAI द्वारा तो वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। विच आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर कोई ट्रीटमेंट है उसको समझ में नहीं आती तो उसके लिए ICAI सेपरेटली नोट्स देती है, गाइडेंस देती है, तो उसके मुताबिक आपको वो ट्रीटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। यानी कि वो कोई ट्रीटमेंट है या वैल्यूएशन में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी, डिस्क्लोजर में कोई डिस्कस है तो उन सब के लिए ICAI क्या करेगी, स्टेटमेंट और गाइडलाइंस दे सकती है, तो उसके मुताबिक आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। द मेन आइटम पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल statements can be shown in the statement of profit and loss and the balance sheet and detail item can be shown in the notes to account। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है कि जो मेन आइटम रहेगी वही आपको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट्स में रखनी है। उसका डिस्क्रिप्शन जो रहेगा, उसका जो बाइफर्केशन रहेगा वो आप नोट्स टू अकाउंट में इंक्लूड करोगे। सारी चीज़ें आप अकाउंट्स में यानी कि P&L और बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। मेन आइटम ही उसमें कैलकुलेशन के बाद जो मेन फिगर रहता है, मेन आइटम वही आपको वहाँ पे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन उसका जो है वो नोट्स टू अकाउंट में रहेगा। नोट्स टू अकाउंट शेल कंटेन इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू दैट प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शेल प्रोवाइड वेयर रिक्वायर्ड। ओके, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो जो आपको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में दिए गए डिफरेंट एंट्रीज का डिटेल में इंफॉर्मेशन दे पाए। अब फॉर्मेट देख लेते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1, दैट इज फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें नेम ऑफ द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर डेट लिखेंगे 31 मार्च 2020 एंड सो ऑन। देन रुपीज़ इन, किस में आप रुपीज़ लैक्स में लिख रहे हो, थाउजेंड में लिख रहे हो, करोड़्स में लिख रहे हो, तो उसके मुताबिक आप लिखोगे रुपीज़ इन। जनरली जो है बिग कंपनी वो रुपीज़ इन करोड़्स ऐसे लिखती है या रुपीज़ इन लैक्स ऐसे लिखती है। उसके बाद जो है आप, जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस शीट में जो 2 कॉलम अमाउंट के लिए दी जाएगी, एक करंट पीरियड के लिए, एक प्रीवियस पीरियड के लिए, तो दो कॉलम तो उसके लिए हो गई। एक मेन कॉलम जो फर्स्ट आएगी वो पर्टिकुलर्स के लिए आएगी और बीच में जो एक कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम जो है वो नोट्स नंबर के लिए आएगी। यानी कि आप कौन सी एंट्री के लिए कौन सी नोट जो है वो कर रहे हो वो यहाँ पे आप शो करोगे। से फॉर एग्जांपल इक्विटी के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आप फर्स्ट नोट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नोट नंबर लिखना पड़ेगा 1। क्रेडिटर्स के लिए फिफ्थ नोट आपने मेंशन, फिफ्थ नोट प्रिपेयर की है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में आप लिखोगे नोट के कॉलम में, नोट नंबर के कॉलम में 5, इस तरह से। सो 4 कॉलम हो गई, फर्स्ट हो गई पर्टिकुलर, सेकंड हो गई नोट नंबर, थर्ड हो गई फिगर एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फोर्थ हो गई फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। उसमें फर्स्ट जो थिंग आएगा, मेन जो हेडिंग आएगा वो रहेगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़। उसमें सब पॉइंट 1 आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में
आप सब पॉइंट ए कर सकते हो शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें अभी रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे। शेयर होल्डर्स फंड में आप रिजर्व और सरप्लस भी इंक्लूड करोगे। सो फर्स्ट ए पॉइंट आ जाएगा शेयर कैपिटल, जिसमें आप इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा बी, सब पॉइंट बी में शेयर होल्डर्स फंड में ही है हम अभी, तो शेयर होल्डर फंड में सब पॉइंट बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। अगर शेयर वारंट जो है इशू हुआ है उसके अगेंस्ट आपको मनी मिली है, यानी कि जो रुपी से वो मिले हैं, यानी कोई भी करेंसी मिली है, तो आप जो है वहाँ पे लिखोगे सी पॉइंट में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। उसके बाद सब पॉइंट 2 आएगा, जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड था फर्स्ट पॉइंट, तो अब उसका सेकेंड पॉइंट आएगा सब पॉइंट 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, जो शेयर एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है उसके लिए आप सेकेंड ये लिख सकते हो शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो गए लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसको आप फिक्स्ड लायबिलिटीज़ भी कह सकते हो और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कह सकते हो, जिसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर बैंक से आपने लॉन्ग बोरो की है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और डिबेंचर अगर इशू किए है तो भी आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। देन आफ्टर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, यानी कि अभी टैक्स लायबिलिटीज़ जो पे करनी बाकी है अभी आपने पे नहीं की है, वो भी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी लिख सकते हो। जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसको आप जो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके जो है पे कर सकते हो। देन आफ्टर सी पॉइंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, उसके अलावा डिबेंचर बैंक लोन के अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो आप वो भी लिख सकते हो। एंड डी पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, आपने कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस किए हुए हैं तो भी वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे, फॉर पेइंग टैक्स और फॉर XYZ एक्टिविटीज़ अगर आपने प्रोविजंस किए तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। फिर करंट लायबिलिटीज़ फोर्थ सब पॉइंट है, उसमें फर्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो जो एक साल के लिए कम पीरियड के लिए आप बोरोइंग्स करते हो तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगी। लॉन्ग टर्म में एक साल से ज़्यादा की बोरोइंग्स जो है वो आएगी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो कमर्शियल पेपर हो या प्रोमिसरी जो हम कह सकते हैं नोट्स है, या फिर आपको किसी को भी अमाउंट्स पे करनी है जो एक साल से कम पीरियड के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगी। देन आफ्टर ट्रेड पेबल्स जो है, जिसमें हम बिल्स पेबल्स भी लिख सकते हैं, इसमें ट्रेड पेबल्स के हेडिंग में दो चीज़ें आएंगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों चीज़ें हम ट्रेड पेबल्स में लिखेंगे। उसके बाद सी पॉइंट जो है वो अदर करंट लायबिलिटीज़ के लिए है। क्रेडिटर्स के अलावा अगर कोई अदर करंट लायबिलिटीज़ जो है वो है करंट ईयर्स का जो टैक्स है, कोई अदर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, तो वो सारी अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएंगी। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो एक साल या उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा और एक साल से कम की एक्टिविटी के लिए आपने प्रोविज़न कोई किया है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आ जाएगा, उसका हम टोटल करेंगे। और उसके बाद असेट साइड अगर हम देखें सो उसमें फर्स्ट पॉइंट सेकंड जो मेन पॉइंट वो असेट्स का रहेगा, इक्विटी और लायबिलिटी कंप्लीट हो गई उसका टोटल कर दिया। सेकंड पॉइंट जो है वो असेट्स का आएगा, उसमें फर्स्ट जो है वो आएगा नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स्ड असेट्स, उसके दो पार्ट रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ए में देख सकते हैं फिक्स्ड असेट्स। ओके, सो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये उसके मेजर दो पार्ट है जो आप प्रैक्टिकल जब बैलेंस शीट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी टेंजिबल इंटेंजिबल ये मेजर दो पार्ट है जो रेगुलरली कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं। सो उसका सब पॉइंट फिक्स्ड असेट्स रहेगा और उसका उसके अंदर एक सब पॉइंट आएगा वो है टेंजिबल असेट्स, जिसमें आप प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, फर्नीचर, जो टेंजिबल सारी चीज़ें वो लिख सकते हो। सेकंड इंटेंजिबल में गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा आप लिख सकते हो जो इंटेंजिबल असेट्स है। थर्ड जो रहेगा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, यानी कि कोई भी ऐसी फिक्स्ड असेट्स है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और फोर्थ जो रहेगा वो इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी आपने कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या ऐसी कुछ असेट्स जो है वो जनरेट की है लेकिन वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है तो भी वो आप यहाँ पे रिकग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड
बी पॉइंट आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आफ्टर सी डिफर्ड टैक्स असेट्स, यानी कि टैक्स आपने एक साथ पे कर दिया है, तो सारा टैक्स आप अभी एक ही साल में पी एन एल अकाउंट में नहीं दिखा के थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है एवरी ईयर जो है थोड़ा थोड़ा करके टैक्स आप पी एन एल अकाउंट में दिखाओगे, इनकम स्टेटमेंट में दिखाओगे। रिमेनिंग टैक्स जो रहेगा वो आप डिफर टैक्स के हेडिंग के नीचे यहाँ पे लिख सकते हो नॉन करंट असेट्स में। डिफर का मतलब ही यही है कि आपने एक्सपेंस एक साथ कर दिया है, लेकिन सारा एक्सपेंस आप एक ही ईयर में पी एन एल अकाउंट में नहीं दिखाओगे, थोड़ा थोड़ा करके दिखाओगे, इसके लिए उसको कहा जाएगा डिफर टैक्स असेट्स। यानी डिफर्ड वर्ड यूज़ होता है, आपको समझना है कि ये एक्सपेंस एक साथ कंपनी ने कर दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पी एन एल अकाउंट में दिखाएंगे। से फॉर एग्जांपल उसका बेनिफिट आपको 5 ईयर के लिए मिलेगा और टैक्स आपने पे किया है 10,000 रुपीज़, सो 10,000 डिवाइडेड बाई 5, तो एवरी ईयर आप 2,000 रुपीज़, 10,000 डिवाइडेड 5 2,000 पर ईयर के लिए आपको मिला, तो एक साल में आप 2,000 रुपये जो है वो राइट ऑफ करोगे, तो 5 साल में आप उसका जो बेनिफिट जितनी टाइम तक मिलने वाला है उतने टाइम में आप डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ, यहाँ पे डिफर टैक्स असेट्स है तो वो डिफर टैक्स असेट्स जो है वो आप राइट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद डी पॉइंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई लोन्स हमने दी है, कोई एडवांसेस हमने दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे। देन ई पॉइंट इज अदर नॉन करंट असेट्स, उसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स है तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट इज करंट असेट्स, जिसमें हम करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, करंट इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, जो हम शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो यहाँ पे आ सकता है। कोई दूसरी स्कीम में हमने इन्वेस्टमेंट किया है जो हम एक साल के अंदर ही उसको लिक्विड कर सकते, और लिक्विड नेचर के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जिसकी लिक्विडिटी हाई होती है तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा इन्वेंटरीज, जिसको हम रॉ मटेरियल नहीं, स्टॉक जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे आएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल में तो दो चीज़ें इंक्लूड होगी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि कैश है, बैंक अकाउंट है, ओके, ऐसी सारी चीज़ें जो कैश के इक्विवेलेंट है वो सारी चीज़ें भी कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थे, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स दी है तो वो भी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद आएगा अदर करंट असेट्स, कोई अदर करंट असेट्स है तो वो भी आएगी यहाँ पे। उसके बाद आप टोटल करोगे। देन आफ्टर देख लेते हैं पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। सो पार्ट 2, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, एंड उसके बाद लिखेंगे रुपीज़ इन लैक्स और करोड़, जिसमें भी आप प्रिपेयर करना चाहो, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे आप प्रिपेयर करोगे। और कॉलम जो है वो 4 रहेगी, जैसे बैलेंस शीट में थी वैसे यहाँ पे भी रहेगी। पर्टिकुलर्स जो है फर्स्ट कॉलम, नोट नंबर सेकेंड, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड वो थर्ड कॉलम, एंड फोर्थ कॉलम फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। फर्स्ट चीज़ जो पीएनएल अकाउंट में आएगी वो आपका मेन रेवेन्यू, जो सेल्स से आपने जनरेट किया है, सेल्स करके जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट चीज़ जो आएगी सेल्स करके, और कोई भी सर्विस आपने प्रोवाइड की है तो वो आपकी मेन जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें से आपको कितना रेवेन्यू हुआ वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसके बाद अदर इनकम, कोई अगर आपने मेन ऑपरेशन के अलावा कोई एक्टिविटी करके या कुछ भी करके अगर अदर इनकम कुछ भी हुई है कंपनी को तो वो आएगी अदर इनकम में। और आप टोटल करोगे थर्ड जो पॉइंट है उसमें टोटल रेवेन्यू, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों का प्लस करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट जो हमने पीएनएल अकाउंट में लिखा वो क्या लिखा, इनकम लिखी, यानी कि रेवेन्यू लिखी। अब दूसरा जो हम लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैंने जो दिया है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो हम इनकम में से माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग रहेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट भी हम फिर आफ्टर टैक्स और सो ऑन वो कैलकुलेट करेंगे। सो अभी एक्सपेंस देख लेते हैं, उसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर आप इसी सीक्वेंस में याद रख पाओ, जितनी इन्फॉर्मेशन
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दी गई हो उसके मुताबिक हम लिखेंगे, लेकिन सीक्वेंस अगर आप याद रख पाओ तो वो अच्छा है। तो इसकी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली याद रख पाओगे। फर्स्ट आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, आपने जितना रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसका कॉस्ट कितना है। देन आफ्टर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज किया है। देन आफ्टर चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ओके, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंटरीज में कितना चेंज हुआ है, इसका भी कैलकुलेशन हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके, वो भी आप लिखेंगे। जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं इसी फॉर्मेट में जो है P&L अकाउंट बनाऊंगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस पहले है तो वो मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद फिनेंस कॉस्ट जो दिया गया है वही लिखूंगा। ओके, तो सीक्वेंस में यही मेंटेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखूंगा, उसके बाद परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखूंगा, फिर चेंज इन इन्वेंटरीज और उसके बाद एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। यही सीक्वेंस में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। देन आफ्टर फिनेंस कॉस्ट, वो भी दिया गया है, यानी कि जो फिनेंशियल एक्टिविटी के लिए कॉस्ट होता है तो वो पर्टिकुलर फिनेंस कॉस्ट में आएगा। देन डेप्रिसिएशन, ये सारे हेडिंग है, ध्यान रखना। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस है तो उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे हम नोट्स में लिखेंगे, और नोट्स का जो टोटल होगा वो टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। फिनेंस कॉस्ट है तो फिनेंस कॉस्ट की हम डिफरेंट नोट प्रिपेयर करेंगे, नोट का जो टोटल होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे। ठीक है। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके लिए एक अलग नोट प्रिपेयर करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन शो नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखनी है। उसके बाद आएंगे अदर एक्सपेंस, यानी कि जो फिनेंस एक्सपेंस, एम्प्लॉयज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके अलावा कोई एक्सपेंस दी गए हैं तो वो अदर एक्सपेंस में आएंगे, ताकि वो उसका मतलब है वो लास्ट में आएंगे। ओके, फिर टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जनरली प्रैक्टिकल सम में कोई एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दी गई होती है जनरली, इस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको आसान करने के लिए। लेकिन जब कोई बिजनेस प्रिपेयर करता है P&L अकाउंट तो उसमें बिजनेस में तो कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और वी कैन से एक्सेप्शनल आइटम जो है वो रहती है, तो उसकी इफेक्ट से पहले का जो प्रॉफिट रहेगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड एज वेल एज टैक्स। टैक्स भी अभी हमने माइनस नहीं किया है। सो वो कैसे मिलेगा, पॉइंट नंबर 3, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो थी उसमें से ये ऊपर जो हमने एक्सपेंसेस लिखा है पॉइंट नंबर 4 उसको माइनस करेंगे, यानी कि रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वो कैसा प्रॉफिट है, बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज वेल एज टैक्स। अब आप उसमें से सिक्स्थ पॉइंट में एक्सेप्शनल आइटम जो है वो माइनस करोगे, जो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। ओके, वो बहुत ही रेयर केस में होती है, तो वो आप माइनस करोगे। तो सेवन्थ पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमने दो चीज़ें लिखी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल को मैंने माइनस कर दिया, तो अब क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ये दोनों चीज़ें रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट में से सिक्स पॉइंट माइनस करके अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है माइनस करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट मीन्स कि वो आप रेगुलर एक्टिविटी करते हो लेकिन कोई एक्टिविटी ऐसी हो जा रही है जो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कॉस्ट करना पड़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। हम कहते हैं ना कि ये तो 5000 रुपीज़ में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज इस साल जो एक्सपेंस हुआ वो 5000 के बदले 15000 या 20000 हो गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है उसमें कंसिडर किया जाएगा। जो एट्थ पॉइंट है, तो अगर आप वो भी माइनस कर दो तो लास्ट में क्या बचेगा, जो नाइन्थ पॉइंट है उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा, सेवन्थ पॉइंट माइनस एट्थ पॉइंट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माइनस कर दी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, उसमें से भी हम टैक्स माइनस करेंगे। सो टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स। करंट ईयर का तो आप टैक्स पे ही कर रहे हो, लेकिन डिफर्ड टैक्स का जो मैंने बोला हर साल आप थोड़े थोड़े एक्सपेंस माइनस करते जाओगे बैलेंस शीट में से लेके, अगर वो कोई टैक्स है तो वो भी यहाँ पे हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो रहेगा वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 11th पॉइंट में। प्रॉफिट हाँ, 11th पॉइंट में आपको मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये इस करंट पीरियड का आपको प्रॉफिट मिल गया आफ्टर टैक्स। उसमें मैंने क्या किया, 9th में से 10th पॉइंट जो है माइनस किया।
उसके बाद 12th पॉइंट क्या है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका बिजनेस कोई टाइम पीरियड के लिए बंद रहा है, डिसकंटिन्यू रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जनरली आपको लगेगा लॉस ही होगा बंद रहेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बंद रखने पर आपका वेरिएबल कॉस्ट सेव हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, अल्टीमेटली चालू रखने में लॉस हो रहा था तो वो प्रॉफिट भी होगा। सो प्रॉफिट है या लॉस है, वॉटेवर, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे प्रॉफिट में। सो उसके बाद आपको 13th पॉइंट में मिलेगा, नहीं उसके बाद अभी हम देखेंगे 13 पॉइंट, दैट इज टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन। ओके, प्रॉफिट और लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम टैक्स भी पे करेंगे, सो टैक्स एक्सपेंसेस भी हम इंक्लूड करेंगे वहाँ पे। ये दोनों चीज़ें जो हम माइनस करेंगे। ओके, सो उसके बाद जो 14th पॉइंट है वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज आफ्टर टैक्स। क्योंकि डिसकंटिन्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसमें से टैक्स मैंने माइनस कर दिया, तो डिसकंटिन्यूएशन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे मिल गया, जिसमें मैंने पॉइंट नंबर 11 सॉरी जिसमें मैंने पॉइंट नंबर 12 जो है उसमें से 13 माइनस किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 जो है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्लस प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूइंग पीरियड, दैट इज आफ्टर टैक्स। तो वो पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 14 आप प्लस करोगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिल जाएगा। और उसके बाद 16th पॉइंट जो है वो अर्निंग पर शेयर आप फाइंड आउट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें टोटल जो पीरियड प्रॉफिट आपको मिला है फॉर द पीरियड उसको आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको चाहे तो बेसिक मिल जाएगा EPS, और डाइल्यूटेड अगर आप फाइंड करना चाहो तो डाइल्यूटेड भी आप फाइंड कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उसमें इतना डिटेल में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, ये सिर्फ ओवरऑल आइडिया के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की है। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में आपको जो है उसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो मैं दूंगा। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।